Okay, ji. Assalamu alaikum, class. Today, our topic of class is opioid analgesic. Before going to opioid, we know about the analgesics. What is analgesics? And analgesics is a medicine or is a drug which is giving to reduce the pain or it is diminish the pain. एनाल्जेसिया टू अचीव द एनाल्जेसिया कंडीशन। अब हमें पता होना चाहिए कि पेन क्या है, एनाल्जेसिया क्या है और उसको रिड्यूस करने के जो एजेंट यूज होते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन की। पेन इज एक्चुअली पेन इज एक्चुअली अगर आप डिफाइन करो तो एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट डिसीज फील करता है, लाइक द पेशेंट फीलिंग दिस इज ये पेशेंट फील अनकंफर्टेबल कंडीशन। इट माइट बी एनी सब्सटेंस, इट माइट बी एनी इरिटेंट, इट माइट बी एनी स्टिमुलस। किसी भी चीज की वजह से बॉडी में ऐसी कोई चेंज आ रही है जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और पेशेंट जो है वो डिसीज फील कर रहा है, उस कंडीशन को हम पेन बोलते हैं या वो हमारे पास डिजीज कंडीशन होती है। उस पेन को रिड्यूस करने के लिए ये जब वो पेन रिड्यूस हो जाता है तो या उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स या पेन किलर इन इंग्लिश, और अगर हम मेडिकल वर्ड्स में बोलें तो एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इज नॉर्मली टू रिड्यूस टू अचीव द कंडीशन ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या है? एनाल्जेसिया वो कंडीशन है, वो सिचुएशन और पेशेंट के है जिसमें वो एक दवाई खाता है पेन के लिए, जिससे पहले उसको पेन होता है और उसके बाद उसका पेन सबसाइड हो जाता है, मतलब रिड्यूस्ड ऑफ द पेन, इसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिया। और एनाल्जेसिक वो मेडिसिन है जो कि अचीव करता है या अटेन करता है एनाल्जेसिया कंडीशन को। ओके जी। अच्छा जी, अब हम ये पढ़ेंगे कि एनाल्जेसिक्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। मेजर क्लासेस में एनाल्जेसिक्स को हम डिवाइड किया जा सकता है ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स, एनसेड्स दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। कुछ हमारे पास एसिटामिनोफेन है, फ्लोरिप्राइटीन है, जिकोनाटाइड है। These are the normal classification और normal combination of analgesics जो कि different drugs है जिसको divide किया गया है analgesic को इनमें। इसमें से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे opioid। हमारा टॉपिक है opioid analgesic, means opioid वो drugs है, वो analgesic drugs है जो कि पेन को रिलीव करते हैं। ओके, इसको क्लासिफाई किया गया है फर्दर, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू नेचुरल कंपाउंड, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और सम लोप्रामाइड। ओके, नेचुरल कंपाउंड्स में अगर नेचुरली एक्सट्रैक्टेड हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम बात करें मॉर्फिन की, कोडेन की, पेपावरीन की, ये सारे हमारे पास क्रूड ड्रग्स से अचीव होते हैं या हम इसको जैसे हमारे पास ओपियम पोपी है, इनमें से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये नेचुरली अकरिंग हमारे पास ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक वो एनाल्जेसिक है, वो पेन किलर है जो कि हमारे पास अचीव होते हैं कहाँ से? नेचुरल सोर्सेज से। सेमी सिंथेटिक, इसको सेमी सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया है, जैसे हेरोइन हमारे पास है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं हेरोइन है, बेंजाइल मॉर्फिन है एंड इथाइल मॉर्फिन है। ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स है किस चीज के? मॉर्फिन के। मॉर्फिन के ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स है, ये सिंथेटिकली इसको चेंज किया जाता है तो इसको हम एक और क्लास में जाते हैं डालते हैं, दैट इज सेमी सिंथेटिक क्लास। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स कुछ सम आर द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें फेंटेनाइल है, पेटिरिडीन है, मेथाडोन है, ट्रामाडोल है एंड प्रोक्सिफेन। सबसे ज्यादा जो सिंथेटिकली यूज होता है वो ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल हमारे पास ओपियोइड वो सिंथेटिक एनाल्जेसिक है जो कि नॉर्मली हम नॉर्मल कंडीशन में या आप कह लें कि सीवियर पेन में दिए जा सकते हैं। ओके, लोप्रामाइड एंड ओपियोइड्स दैट does not enter the brain and therefore like analgesic। ये भी एक ओपियोइड है, नेचुरल ओपियोइड है, लेकिन इसका कोई एनाल्जेसिक एक्टिविटी पे रिसर्च पे फिलहाल जो है वो कोई एक्टिविटी लिटरेचर प्रूव नहीं है या रिसर्च ने अभी प्रूव नहीं की है। ओके जी, अब हम ओपियोइड रिसेप्टर की बात करें या ओपियोइड की बात करते हैं कि व्हाट इज ओपियोइड। ओके, बिफोर गोइंग टू द मैकेनिज्म, मैं
ओपियोइड एनाल्जेसिक की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास डिफरेंट एनाल्जेसिया है, डिफरेंट एनाल्जेसिक कंडीशन है, तो उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. All type of receptors are linked through the G protein to inhibit the adenyl cyclase. Opioid receptor क्या करते हैं? ये सारे receptor linked होते हैं G protein से, inhibition of adenyl cyclase, और ये क्या करते हैं? Adenyl cyclase pathway को inhibit करते हैं. They also facilitate opening of potassium channel, causing hyperpolarization and inhibit the opening of calcium channel, inhibiting the transmission release. Okay, अगर हम opioid receptor की बात करें तो हमारे पास different type के receptors हैं, और वो receptor linked होते हैं G protein से, G protein pathway से. इनका काम क्या होता है? ये इनहिबिट कराते हैं द मेन जो हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज है उसको इनहिबिट कराते हैं. किस तरीके से? फर्स्ट तो ये है कि ये फैसिलिटेट करता है या ये एनहांस करता है द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास कॉज होता है हाइपरपोलराइजेशन. ओके, दूसरा ये क्या करता है साइमल्टेनियसली, जब अब हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, दूसरा हमारे पास ये इनहिबिट करता है या क्लोज करता है कैल्शियम चैनल को. इसका मेन काम होता है, ऑपियोइड रिसेप्टर के दो काम होते हैं. जो चैनल्स पे हमारे काम करते हैं, पोटेशियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल. पोटेशियम चैनल के लिए ये फैसिलिटेटर है, पोटेशियम चैनल की ओपनिंग कराता है ताकि हाइपरकोलराइजेशन हो, और कैल्शियम चैनल के लिए इनहिबिटर है ताकि वो ट्रांसमिशन, जो कैल्शियम की ट्रांसमिशन है, ये कैल्शियम की वजह से जो हमारे पास जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उनके रिलीज को ये इनहिबिट करता है या स्टॉप करता है. नॉर्मली 4 टाइप्स जो ऑपियोइड रिसेप्टर है वो हमारे पास 4 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज म्यू, सिग्मा, डेल्टा, गामा एंड कैपा. ओके, 4 टाइप्स: म्यू, सिग्मा, डेल्टा, गामा एंड कैपा. ओके जी, अब हम आते हैं, अब हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास 4 टाइप्स है, 4 टाइप रिसेप्टर्स है. रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है बाय टू चैनल, बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू चैनल्स. वन इज पोटेशियम एंड द अदर इज कैल्शियम चैनल. ओके जी, ये जो डायग्राम है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की है, ये वाली डायग्राम हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की है. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ ऑपियोइड रिसेप्टर डिक्रीज द कैल्शियम इनफ्लक्स इन रिस्पॉन्स टू in response to incoming action potential. These decrease release excitatory neuron transmitters such as glutamate. ओके जी, अब हमारे पास क्या है? अगर हम प्री सिनेप्टिक की बात करें, ये ओपियोइड रिसेप्टर है. ये ओपियोइड रिसेप्टर हमारे पास पता है, हमें पता है ओपियोइड रिसेप्टर 4 टाइप के होते हैं: kappa, डेल्टा, गामा एंड म्यू रिसेप्टर्स. ओके, ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं किस चीज को? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम चैनल को, जैसे हम बोल रहे हैं, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन कर रहा है इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम को. तो इसकी वजह से जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसमें से हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, वो रिलीज नहीं हो रहा या उसका रिलीज कम हो रहा. इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमारे ओपियोइड रिसेप्टर का अपना काम है कैल्शियम चैनल पे. ये कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है. इनहिबिशन से ये जो एक्साइटेटरी, जो ग्लूटामेट हमारे पास एक्साइटेटरी एक्शन देता है, उसको ये डिमिनिश करता है. कैसे? ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन को कम करके या ग्लूटामेट की रिलीज को कम करके, क्योंकि जब तक हमारे पास कैल्शियम की एक इन्फ्लक्स नहीं होगा या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं आएगा तो हमारे पास ग्लूटामेट इसमें से रिलीज नहीं होगा. अब ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये स्पम्प को नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, तो जिसकी वजह से कैल्शियम के अमाउंट हमारे पास ये प्री सिनेप्टिक में पूरा नहीं होता, ये कंप्लीट रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लूटामेट रिलीज नहीं होता. और ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. अब हम आते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पे. पोस्ट साइनेप्टिक पे हमारे पास क्या है? वो जो ग्लूटामेट रिलीज हुआ, यहाँ से हमारे पास ग्लूटामेट रिलीज हुआ, इस ग्लूटामेट ने बाइंड किया एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स के ऊपर. इसने क्या किया? इस ग्लूटामेट एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, अब हमारे पास, हमें पता है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ओपियोइड रिसेप्टर का, लेकिन ओपियोइड का रिफ्लेक्स था किस चीज पे? कैल्शियम पे. यहाँ पे हमें पता है कि ओपियोइड रिसेप्टर के 2 चैनल्स पे काम है, एक है कैल्शियम पे तो एक है पोटेशियम पे.
पोस्ट साइनेप्टिक पे अब ये पोटेशियम पे ये काम करता है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या करता है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है किस चीज़ पे, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम को, पोटेशियम को फैसिलिटेट करता है ताकि ज़्यादा पोटेशियम इफ्लक्स हो, और डिक्रीज करता है रिस्पॉन्स को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को। जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये पोटेशियम यहाँ से इफ्लक्स होगा, ये ग्लूटामेट के लिए जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन की ट्रांसमिशन डिक्रीज होगी। ओके, ज़्यादा इफ्लक्स फैसिलिटेट किस चीज़ से होता है, पोटेशियम किससे हो रहा है, ओपियोइड रिसेप्टर से। तो यहाँ पे हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनहिबिट हो रहा है थ्रू ओपियोइड रिसेप्टर्स टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट। एक काम ये हो गया, दूसरा काम पोटेशियम के थ्रू हो रहा है। पोटेशियम जब वो ग्लूटामेट रिलीज हुआ तो वो जब तक हमारे पास जो डिक्रीज रिस्पॉन्स होता है वो पोटेशियम से होता है, और वो भी ओपियोइड रिसेप्टर करता है। तो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है, मतलब ये फैसिलिटेटिंग पॉइंट है पोटेशियम के ऊपर, पोटेशियम चैनल को फैसिलिटेट करता है, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लक्स कराता है। यहाँ पे इनहिबिशन है, लेकिन ये इन्फ्लक्स को इनहिबिट करता है। इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द ओपियोइड रिसेप्टर। अगर आप इसको स्टडी कर लें, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है कि अगर हम सिर्फ दो चैनल्स की बात करें, कैल्शियम की एंड पोटेशियम चैनल की, उन दोनों पे इन्फ्लुएंस्ड है हमारे पास, या उन दोनों पे इन्फ्लुएंस हो रहा है ओपियोइड रिसेप्टर। कैल्शियम पे इनहिबिटरी एक्शन दे रहा है और दूसरों पे पॉजिटिव आपके लाइक फैसिलिटेटिंग इफेक्ट दे रहा है। ओके, हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रिसेप्टर म्यू रिसेप्टर आर through third responsible for the most of the analgesic effect of opioids and some major unwanted effect. Most of the analgesic opioids are mu receptor agonist. Okay, mu receptor इन चार रिसेप्टर के टाइप में सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनाल्जेसिया के लिए, या जो एनाल्जेसिक ड्रग्स से जो इफेक्टिव होते हैं, वो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब ऐसे एनाल्जेसिक ड्रग जो कि बाइंड करते हैं या जो 100% हमारे पास इफेक्ट देते हैं, वो म्यू रिसेप्टर होते हैं। म्यू रिसेप्टर को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, mu1 and mu2। ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। mu1 लोकेटेड होते हैं आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन। सेंट्रल इंटरप्रिटेशन होते हैं लोकेटेड, जबकि mu2 हमारे पास लोकेटेड थ्रू आउट द सीएनएस, कंप्लीट थ्रू आउट द सीएनएस प्रेजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, स्पाइनल एनाल्जेसिया, फिजिकल डिपेंडेंसी एंड यूफोरिया। ओके, अच्छा जी, kappa receptors are contribute to analgesia in the spinal level and may elect sedation and dysphoria, but reduce relatively few unwanted effect contributed to dependency. Okay, ये हमारे पास normally spinal level पे present होते हैं। इसके साथ जो main effect side effect आता है, या इसका जो effect होता है, वो sedation है, dysphoria and sedation है। Okay, gamma and sigma and gamma receptor. These are probably more important in the periphery and may also contribute analgesia. इसी तरह opioid receptors जो है unclear है, कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे kappa की हम म्यू की बात करें तो म्यू सबसे ज़्यादा कॉमन है for the analgesia. ओके जी, अब इन रिसेप्टर के साथ एनाल्जेसिक ड्रग की बाइंडिंग को अगर हम बाइंड कर रहे हैं और उसको इनिशिएट कर रहा है, उसके इफेक्ट को ज्यादा कर रहा है, तो उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। अगर उसको बाइंड करने के बाद उसको नलीफाई कर रहा है तो हम उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ओपियोइड आर वेरी vary not only in their receptor specificity but also in their efficacy at the different type of receptor. Thus, some agent X agonist on the type of receptor and some antagonist, some or a partial agonist at another, producing a very complicated pharmacological picture. Okay. ओपियोइड्स जो है वो सिर्फ पर्टिकुलरली रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि इनकी एफिकेसी या वर्किंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट रिसेप्टर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन जो है वो म्यू रिसेप्टर के साथ एगोनिस्ट एक्टिविटी देगा, हो सकता है वो कैपा रिसेप्टर के लिए पार्शियल एगोनिस्ट हो, या सम टाइम ये जो है एंटागोनाइज कर रहा होता है दूसरे रिसेप्टर की एक्टिविटी को। तो इसकी जो फार्माकोलॉजी है या इसका जो
मैकेनिज्म है, जो रिसेप्टर कैपेबिलिटी है और रिसेप्टर एफिकेसी है, वो थोड़ी डिफरेंट है टू रिसेप्टर और एनाल्जेसिक ड्रग टू एनाल्जेसिक। ओके जी, प्योर एगोनिस्ट, दिस ग्रुप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द टिपिकल मॉर्फिन लाइक ड्रग्स। वो हमारे पास प्योर एगोनिस्ट होते हैं ऑपियोइड रिसेप्टर के। ऑल ऑफ मॉर्फिन लाइक ड्रग्स वो प्योर एगोनिस्ट है। दे हैव हाई एफिनिटी फॉर न्यू रिसेप्टर एंड जनरली लोअर एफिनिटी टू अदर रिसेप्टर। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ये एफिनिटी होती है मॉर्फिन और मॉर्फिन लाइक ड्रग्स की, वो प्योर एगोनिस्ट होते हैं ऑपियोइड रिसेप्टर के, और इसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है या बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है म्यू रिसेप्टर के साथ। ओके, and some drugs of these type, notably codeine, methacodine, are sometimes referred to weak agonists because their maximal effect, both analgesic and unwanted, are less than these of morphine. They do not cause dependency. अच्छा जी, कुछ ड्रग जैसे हमारे पास कोडीन है, मेथाडोन है, वो हमारे पास वीक एगोनिस्ट है, लेकिन उसके जो अनवांटेड इफेक्ट है, जैसे हमारे पास डिपेंडेंसी है, मॉर्फिन के साथ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये कोडीन और मेथाडोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट तो नहीं है, लेकिन इसका जो मॉर्फिन के साथ जो साइड इफेक्ट आता है, जो कि हमारे पास डिपेंडेंसी है, इसके साथ कम डिपेंडेंसी आती है या इसका साइड इफेक्ट कम होता है। पार्शियल एगोनिस्ट इज नॉट एस्टैब्लिश, नॉर्मली इसकी पार्शियल एक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं है। प्योर एगोनिस्ट ड्रग्स इंक्लूड, प्योर एगोनिस्ट हमारे पास कौन सी है? मॉर्फिन है, हेरोइन है, मेथाडोन है, फेंटेनाइल है और कोडीन है। ओके जी, morphine, now we detail of the morphine. Morphine is a major analgesic drug contained in a crude opium. It is a prototype strong agonist. ये अटेन किया जाता है, ये एक्सट्रैक्ट लिया जाता है ओपियम से, ओपियम पॉपी से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर का। मॉर्फिन में बी गिवन बाय आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंट्रामस्कुलर में भी अवेलेबल है, ओरल में भी अवेलेबल है एंड स्लो रिलीज में भी अवेलेबल है। ये मेटाबोलाइज होता है और ये कन्वर्ट होता है मॉर्फिन 6 ग्लूरोनाइड विच इज मोर पोटेंट एज एनाल्जेसिक, और इसका जो मेटाबोलाइट है वो इसके क्रूड ड्रग्स है या क्रूड फॉर्म से ज्यादा एक्टिव फॉर्म है, जो कि 6 मॉर्फिन 6 ग्लूरोनाइड है। इसके एक्शंस क्या है? एक्शन ऑफ मॉर्फिन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, मतलब इट रिलीज it act to the opioid receptor and achieve the analgesia, mean it reduce the pain, यूफोरिया एंड सेडेशन। यूफोरिया भी कराता है, सेडेशन। यूफोरिया की वजह से ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट द मॉर्फिन को यूज किया जाता है फॉर द डिपेंडेंसी। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सप्रेशन ऑफ कफ, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, कफ के लिए भी ली जाती है। नॉजिया, वॉमिटिंग, रिड्यूस्ड गेस्टेशनल मोटिलिटी, कॉज कॉन्स्टिपेशन। वो पेशेंट जो मॉर्फिन ले रहे होते हैं उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। हिस्टामिन रिलीज, कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा रिस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन कराता है, ये हमारे पास मीडिएटर रिलीज कराते हैं, जैसे हिस्टामिन है। हिस्टामिन इटसेल्फ अ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, अ स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉर्फिन लेते हैं उन पेशेंट में कफ की प्रॉब्लम आती है या साइड इफेक्ट कफ आता है। डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग ऑफ एडिक्शन ड्यू टू यूफोरिक इफेक्ट, जैसे हमने बोला कि इसका हमारे पास एडिक्शन होती है यूफोरिक इफेक्ट की वजह से, यूफोरिया कॉज कराता है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी कॉज कराती है। ओवरडोज कॉज पॉइजनिंग, अगर किसी पेशेंट ने ओवरडोज ले ली तो कोमा एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। नॉर्मली इसके साथ जो नॉर्मल डोज के साथ हमारे पास जो साइड इफेक्ट आते हैं उसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ है, मेंटल क्लाउडिंग है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, फटीक है और कॉन्स्टिपेशन, जैसे हमें पता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होती है। नेक्स्ट ड्रग इज methadone. Methadone is synthetically orally effective opioid that is approximately equal in potency to morphine, but reduce the less euphoric and somewhat longer duration of action. कि बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट देते हैं, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर इफेक्ट देते हैं मॉर्फिन के साथ। मॉर्फिन से इफेक्ट अगर एफिकेसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो यूफोरिक इफेक्ट होते हैं, यूफोरिया या डिपेंडेंसी जो होती है उसका कम होता है कंपैरेटिवली मॉर्फिन का, और इसमें इसका ड्यूरेशन